वेलकम बैक। अब गो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एनआरओ केस में हुकूमत की नजरसानी की अपील को मुस्तरद कर दिया है। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, हुकूमत के पास वक्त नहीं है। आज नजरसानी की अपील मुस्तरद करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अरबाब इख्तियार से कहा कि मज़ीद ताख़ीर के बगैर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 16 दिसंबर 2009 के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। हुकूमत के पास अब क्या रद्द अमल की गुंजाइश मौजूद है? हुकूमत अगर फैसले पर अमल नहीं करती, लेतुलाल से काम लेती है, वज़ीर आज़म इसमें वक्त गुजारते हैं, तो क्या कुछ हो सकता है? यही हम पूछेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ माहिरीन आइन और कानून से, जिसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक जज जनाब जस्टिस रिटायर्ड नासिर असलम जाहिद, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के नामवर वकील जनाब आबिद हसन मिंटो, मुगला तहरीक के एक अहम किरदार अहम वकील जनाब अतहर मिनल्लाह और जनाब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब जस्टिस रशीद ए रिजवी। जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। फरमाइएगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मज़ीद ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है, एनआरओ केस के फ़ैसले पर अमल दरामद करना होगा, फ़ौरी तौर पर अमल दरामद करे, और अगर इसमें देर होती है, लेतुलाल होती है, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या होगा? और हुकूमत के पास अब इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए कितना वक्त है? मेरा ख्याल है महीना 2 महीना अगर हो तो कोई इतना, महीना भर तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं कहा जाएगा कि बहुत देर कर दिया आपने। और जहाँ तक इस ये पिटिशन डिसमिसल का सवाल है, इसके बाद जो एनआरओ पे पहले फैसला आया था उसकी पाबंदी करनी हुकूमत पे लाजमी है, हुकूमत के सारे अफराद पे लाजमी है। देखिए, एक आर्टिकल 189 है 189, वो ये कहता है कि जितनी भी जितने भी पावर्स हैं मुल्क में, वो सब लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करेंगे। यानी जो असल अल्फाज हैं, ऑल पार्टीज विल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि भाई फौज आ जाए उनको सपोर्ट करने। मकसद ये होता है कि जो भी वो फैसले दें, जो भी डायरेक्शंस दें, उनको उनको फॉलो करना चाहिए, उनकी तकमील करनी चाहिए। यही इसका मकसद है कि ऑल अथॉरिटीज शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो भी सुप्रीम कोर्ट का एनआरओ पर फैसला है, अब रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई है, तो अब जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं ना कि भाई आप देर कर रहे हैं, और अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड नॉट ड्रैग योर फीट, कि आप बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ड्रैग नहीं कर सकती हुकूमत फीट अपने, और जल्द अज जल्द इस पर अमल करना ज़रूरी है। आबिद हसन मिंटो साहब, आपने सुनी जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब की राय। आप फरमाइएगा कि अब हुकूमत के पास क्या कोई गुंजाइश है? वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने 1.5 साल तक फैसले पर अमल नहीं किया, गो कि कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, लेकिन अब अगर नहीं होता तो क्या होगा? देखिए, इसमें वक्त लेने का तो कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पहले ही उन्होंने बेतहाशा वक्त लिया है और बेकार रिव्यू पिटीशन की है, जिसका कोई मकसद नहीं था। क्योंकि हुकूमत की तो पहले दिन से ये उनका स्टैंड था कि एनआरओ को वो सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं किया, उन्होंने उसका कानून नहीं बनाया, उन्होंने उसकी हिमायत नहीं की, और अदालत के अंदर भी उनका मौक़िफ़ यही था कि एनआरओ जो है उसकी हिमायत नहीं करते। तो अब ये रिव्यू तो बिल्कुल बेकार था और बेमानी था, और इसलिए वक्त अब बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन जाहिर है कि हुकूमत पिछले ज़माने में अगर उसका जो रवैया रहा है वही देखा जाए, तो वो फिर कोशिश करेगी कि जो 1.5 साल बाकी इस हुकूमत का रह गया है उसको किसी तरीके से गुजारने की कोशिश की जाए। मसलन कल जो वफाक के वकील हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दे दी थी कि भाई मुझे 1 दिन की मोहलत दी जाए, मैं मसरूफ़ हूँ। वो इन्होंने दरख्वास्त जो है वो रजिस्ट्रार ने ख़ारिज कर दी थी। वो उसकी एक अपील दायर कर सकते हैं, कि जाके अर्ज़ी डाल सकते हैं कि जी मुझे सुना नहीं गया, बहस मुकम्मल नहीं हुई, वगैरह वगैरह। तो ये इस किस्म का वक्त तो ज़ाया कर सकते हैं। अतहर मिनल्लाह साहब, आप बताइएगा कि अब तो तमाम मरहले अबूर हो गए एनआरओ के फ़ैसले के हवाले से। जो भी हुकूमत के पास गुंजाइश थी वो सारी पूरी हो गई है। अब वक्त भी आ गया है और हुक्म भी है कि फ़ौरी तौर पे बिला ताख़ीर मिनोवान अमल किया जाए। बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई है। आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमती रद्द अमल फ़ैसले के मुताबिक नहीं हुआ तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि ये समझ में नहीं आती कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त क्यों की गई थी,
क्योंकि ना तो इनका मौक़िफ़ था इस नज़रसानी की दरख्वास्त में कि वो कोई अच्छा कानून है या इसको बहाल किया जाए। यही कहा जा रहा था कि ये एक गलत कानून है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी तक ताख़ीर हुई है, पहले तो ये ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। अब जब उनकी डिसमिस भी हो गई और ये मंतकी अंजाम को पहुँच गई, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फिर ये डायरेक्शन दी है कि उसके लेटर एंड स्पिरिट में उस फैसले पे अमल किया जाए। अब इसमें वक्त की तो कोई ज़रूरत नहीं, चाहिए ये है कि अगले सुबह ये इस पे अमल हो जाए। और उसके अमल करने के दो जुज़ हैं। एक, वो तमाम केसेस जो बंद हो गए थे उस कानून की वजह से, जो कानून था ही नहीं, उन सबको खोला जाए। और दूसरा जो बिलखसूस एक डायरेक्शन है कि स्विस हुकाम को ख़त लिखा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और ये एक गलत बंद हुआ था और इनको दोबारा खोलने के लिए ख़त लिखा जाए। बहुत शुक्रिया जनाब अल्लाह, हमें तफसील से बता रहे थे क्या हुकूमत को फौरी तौर पे करना होगा। हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब रशीद रिजवी साहब। आपने भी नजरसानी की अपील जो मुस्तरद हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन लिया है। क्या हुकूमत के पास अब भी आप समझते हैं कि हुकूमत इसमें गुंजाइश निकालेगी, देर करेगी, अमल नहीं करेगी, और अगर ये सब कुछ हुआ तो फिर क्या हालात होंगे? देखें, पहले बार बार वो कोर्ट में एप्लीकेशन दे रहे थे कि जी रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है तो आप इसको स्टे कर दें। उनके पास एक सही या गलत या कमज़ोर सा एक जवाब था कि रिव्यू पिटिशन पेंडिंग है, इसलिए हमने ये तमाम कार्रवाई जो है जो दिसंबर 2009 के ऑर्डर के है वो रोकी हुई थी। लेकिन आज के बाद तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो यही कह सकते हैं कि डिटेल रीजनिंग आ जाए, वो भी 8-10 दिन में आ जाएगी डिटेल रीजनिंग। उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के पास कोई जवाब होगा इसे इम्प्लीमेंट ना करने में। और अगर हुकूमत नहीं करती है तो ये फिर दो इदारों का तज़म होगा जो रियासत के लिए बड़ा ख़तरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रशीद रिजवी हमारे साथ है। वक्फे के बाद हम ये भी जायज़ा लेंगे कि हुकूमत ने अगर अमल किया, जैसा कि हमने सुना कि अगर अमल नहीं किया तो क्या होगा, मगर अगर अमल कर दिया तो क्या होगा, वो भी मसला है हुकूमत के लिए। और वक्त है, उस वक्त ये तमाम मामला आया है जब एक तरफ महबूब कंडल खड़ा है, दूसरी तरफ इमरान खान और जनाब नवाज शरीफ गो जरदारी गो मुहिम भी चला रहे हैं, और करप्शन के बड़े बड़े केस सुप्रीम कोर्ट में तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। इसका होगा जिक्र कमर्शियल ब्रेक के बाद। इसी दौरान हमें वजारत दिफा से ये बताया गया है कल के हमारे प्रोग्राम के हवाले से कि सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल अतहर अली का जो एक्सटेंशन नहीं मिला या उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हुई है, वो कोई गैर मामूली अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उसमें मज़ीद इजाफा नहीं किया, गो कि उनके एक्सटेंशन की पीरियड अब का पीरियड जो है अब से कुछ हफ्ते पहले ख़त्म हुआ था। लेकिन बावजूद वज़ीर आज़म इस मामले पर फौरी तौर पर वक्त से पहले फ़ैसला नहीं कर सके। अब फैसला किया गया है कि उनकी तब्दीली होगी। लेफ्टिनेंट जनरल लोधी नए सेक्रेटरी दिफा होंगे, 28 नवंबर से वो अपना चार्ज संभालेंगे। लेकिन हमें ये बताया गया है कि ये इसमें कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं है और इसका कोई बड़ा पस मंज़र नहीं है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक। हुकूमत वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी आज ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जिसे ना वो उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अगर अमल दरामद नहीं करते, अपने गुज़िश्ता अमल की तरह से इसमें लेतलाल से काम लेते हैं तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो सकते हैं और फिर उसके असरात जो भी हों वो आपके सामने हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हुक्म अदूली है, दूसरी जानिब अगर वो हुक्म पे अमल करते हैं तो अपनी पार्टी के सरबरा और सदर ममलिकत के ख़िलाफ़ स्विट्ज़रलैंड की अदालतों को वो लिखते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के जो वहाँ तहक़ीक़ात है उसका दोबारा इजरा कर दिया जाए। वो भी अपनी नौइयत का एक गैर मामूली वाक़या होगा। दोनों सिचुएशन, एक तरफ टेबल है और एक तरफ डीप सी। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी बीच में फंसे हैं। इसके क्या सियासी असरात हो सकते हैं और आगे चल के हुकूमत पे इसके क्या असरात हो सकते हैं, ये पूछते हैं सियासतदानों से और सियासी उमूर के माहिरीन से। इसके लिए हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के मुमताज़ सियासी उमूर के तजियाकार प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस, और हमारे साथ होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलूचिस्तान के मुमताज़ रहनुमा सेनेटर नवाब लश्कर रईसानी।
कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब इम्तियाज शेख, जो रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के। लाहौर से हमारे साथ होंगे मुजीबुर रहमान शामी, जो सीनियर तज्जियाकार हैं, जो हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जाते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रसूल बख्श रईस। रईस साहब, आप फरमाइएगा, आज का ये मामला है, अब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बहरहाल फैसले के मुताबिक अमल करना है तो स्विस अथॉरिटीज़ को लिखना होगा। अगर वो नहीं लिखते तो दूसरी सिचुएशन ये है कि उन्हें फिर तौहीन अदालत का सामना करना हो सकता है। ये क्या पोजीशन है, हुकूमत इस वक्त कहाँ खड़ी है आपके ख्याल में? खदशात उनको ये हैं और मेरा ख्याल भी यही है कि अगर स्विट्ज़रलैंड की अदालतें मुकदमात को दोबारा खोलती हैं आसिफ अली ज़रदारी के ख़िलाफ़, तो फिर वो एक जो इंटरनेशनल क्राइम है या मुख्तलिफ़ मुल्कों में वो जाते हैं तो वो फिर उनका मुहासबा हो सकता है। लेकिन ये भी है कि अगर वो इंटरनेशनल कोर्ट्स में या स्विट्ज़रलैंड में या कहीं और इम्यूनिटी हासिल करते हैं कि वो पाकिस्तान के सदर हैं, तो हो सकता है कि जिस वक्त तक वो पाकिस्तान के सदर हैं उसके लिए बात रुक जाए। लेकिन मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी एक बहुत बड़ा सियासी तूफ़ान उठेगा कि आखिर किस किस्म के पाकिस्तान के सदर हैं जिनके बारे में इस किस्म के मुकदमात बैरूनी अदालतों में दर्ज हैं और पाकिस्तानी अदालतें भी उनके खिलाफ काम करना चाहती हैं, लेकिन उनको करने नहीं दिया जा रहा। अब तो हम बहुत शुक्रिया, आपके पास हम वापस आएंगे रसूल बख्श रईस साहब। अब हम जाते हैं कोयटा, जहां पर हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुमताज़ रहनुमा सेनेटर नवाब लश्कर रईसानी। बहुत बहुत शुक्रिया रईसानी साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आ गया है, हुकूमत पर अमल करना भी है और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पे शायद दबाव हो कि अमल ना भी करे। ये किस सियासी मुश्किल में फंस गए हैं आपके ख्याल में, और आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रिव्यू पिटिशन को मुस्तरद किया है और अपने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर को या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को स्विट्ज़रलैंड के हुकूमत को ख़त लिखना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का सियासत, पाकिस्तानी सियासी तारीख़ हमेशा इस किस्म के वाक़यात और सनसनीखेज़ इशूज़ का शिकार होता रहा है। यकीनन इस पे कोई असर तो हो सकता है आज की हुकूमत पे, मगर मैं ये कहता हूँ कि इस मुल्क पे अल्लाह खैर करे। हुकूमतें आनी जानी चीज़ें, कल कोई और आके कुछ अरसा गुजारेगा, इस मुल्क को अल्लाह खैर से अमन की तरफ और तरक्की के तरफ ले जाए। यकीनन हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पे अमल दरामद करना होगा या इसके बाद फिर कोई और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, मुझे ये पता नहीं है, मगर अब फैसला हम रईसानी साहब आपके पास हम फिर वापस आएंगे कोयटा में। कराची में हमारे साथ मौजूद है जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख, जो कि हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के रहनुमा हैं। इम्तियाज़ शेख साहब, आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है, मुमकिन है कि वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी इस पर अमल ना करें, आपकी पार्टी हुकूमत में शामिल है, आपकी क्या पोजीशन होगी, आपका मशवरा क्या होगा वज़ीर आज़म को, पीपल्स पार्टी की क़यादत को? देखिए, आज ये जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, जिसमें जो वफाक की तरफ से जो अपील की गई थी पिटीशन वो रद्द की है, तो मैं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि गवर्नमेंट की जो एनआरओ की सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस पर अमल होना चाहिए। और वैसे भी आइनी हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला फ़ाइनल होता है और अपील रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के पास अब कोई और चाराकार नहीं है कि वो उस पर अमल न करे। तो मैं समझता हूँ कि जो भी फ़ैसला है उस पर गिलानी साहब की गवर्नमेंट को अमल करना पड़ेगा और अमल करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अगर नहीं माना जाएगा तो फिर एक अनारकी हो जाएगी मुल्क में, और मैं समझता हूँ कि वो किसी तरीके से मुनासिब नहीं होगी। लेकिन अब ये देखना ये है कि गिलानी साहब की गवर्नमेंट किस तरह उसको डील करती है, टैकल करती है और क्या उनके पास जवाब बनता है, तो वो आने वाले दिनों के में ही पता चल सकेगा कि इस तरह का उसका रिएक्शन आता है और क्या वो करते हैं। शामी साहब, आप लाहौर में हैं, आप इन चीज़ों का तज्जिया करते हैं, आप बताइए कि गिलानी साहब की हुकूमत इसको कैसे डील करेगी, ख़ुद वज़ीर आज़म कैसे इसका एनालिसिस करेंगे, क्या करेंगे वो? उनको ख़त लिखना होगा तो उससे वो केस जो है वो ज़िंदा हो जाएगा या ज़िंदा हो सकेगा। उसके बाद स्विस हुकाम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं वो हमें मालूम नहीं है। तो बस जो भी होगा ये कोई इख्तिताम नहीं होगा बल्कि एक आगाज़ होगा
और इसमें भी वक्त लगेगा मामलात को आने में। हमें चट मंगनी पट ब्याह की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर रईस साहब, आप बताइएगा कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ मेमो स्कैंडल सामने है, सुप्रीम कोर्ट में सामने आ रहा है, इमरान खान साहब की तहरीक चल रही है, नवाज शरीफ की गो जरदारी तहरीक चल रही है, दूसरे करप्शन केस प्राइम कर गए हैं, इस वक्त बिल्कुल आखिरी मरहले में हैं। इसके असरात हुकूमत पे मजबूरी तौर पर क्या होने जा रहे हैं? हुकूमत की बका पे किसके क्या असरात होंगे? हुकूमत देखें, नाम की तो कोई चीज़ नहीं है कि जो इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुके हैं। जो इदारे कुछ फ़ाल हैं तो वो इसलिए फ़ाल हैं कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं या जो हुकूमत के लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो सिर्फ फ़ाल हैं। हुकूमत मैं समझता हूँ कि अवाम को मायूस कर चुकी है। अवाम सड़कों पर इस वक्त नहीं आना चाहते, लेकिन जिस तरह से इमरान खान की तहरीक चल रही है या जिस तरह से सियासी जलसे मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो उससे तो पता चलता है कि अवाम तब्दीली चाहते हैं और उस तब्दीली के लिए ज़्यादा देर नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रसूल बशरी साहब। नवाब लश्करी साहब, आपका क्या ख्याल है? हुकूमत को चैलेंजेस हैं, रोज़ अव्वल से हुकूमत को चैलेंजेस थे, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तानी सियासत का अलमिया है कि हमारे सियासी लोगों को पाकिस्तान के मसाइल का अदराक नहीं है, मगर वो इक़्तिदार के लिए अमूमन बहरान में इजाफ़ा करते हैं और इक़्तिदार में आने के लिए कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब के हटने से या उनके रहने से बहरान में इजाफ़ा यानी हटने से हो सकता है। मसाइल का हल इसमें नहीं है। मसाइल का हल इसमें है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक कौमी एजेंडा के तौर पे तय करें और इस मुल्क सही है कि तमाम कौमी पार्टियां कौमी एजेंडे पे काम। इब्तियाज शेख साहब, आप क्या समझते हैं, ये चैलेंज वाकई संगीन है? लाजमी तौर पे देखें, जो इस वक्त क्राइसिस सूरत हाल पाकिस्तान में है और गैर यकीनी सूरत हाल इस वक्त चल रही है सियासी तौर पे, तो लाजमी दबाव हुकूमत पे आता है और है इस वक्त दबाव। और मैं समझता हूँ कि अब गवर्नमेंट के ऊपर है और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो इस वक्त लीड कर रही है कि वो इस पर मज़ीद क्या एक्शन लेते हैं। काफ़ी बहरानों का सामना है इस वक्त गवर्नमेंट को और किस तरह टैकल करती है और अनसर्टेनिटी किस तरह ख़त्म करती है। तो ये मतलब अभी जो उनके नेक्स्ट आने वाले मूव्स होंगी पीपल्स पार्टी का, उस पर ही कुछ कमेंट किया जा सकेगा। लेकिन इस वक्त बेशक गवर्नमेंट दबाव में है और काफ़ी बहरान है पीपल्स पार्टी के अंदर भी और गवर्नमेंट के अंदर भी। तो ये कुछ दिनों के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ अहमद शेख, जनाब नवाब लश्करी रईसानी, प्रोफेसर रसूल बशरी, जनाब मुजीबुर रहमान शामी हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे। हालात ज़ाहिर है ख़राब हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज ओगरा चेयरमैन की हैसियत से तौक़ीर सादिक की जो अपॉइंटमेंट थी वज़ीर आज़म ने जो की थी उसे गैर कानूनी करार दिया है और कहा है कि उन्हें 28 माह की जो तनख्वाह दी गई थी वो भी वापस ली जाए। पहली बार नहीं है कि वज़ीर आज़म के तैनात किए गए अफसरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना पड़ा है। इसके बारे में आपको बताते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ना ऑयल से वास्ता था ना गैस से, लेकिन जुलाई 2009 में वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने तौक़ीर सादिक जो बिरादर निस्बती थे PPP के सेक्रेटरी जनरल जहांगीर बदर के, उन्हें ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी का चेयरमैन बना दिया गया था। उसके बाद जो करप्शन हुई, जो इल्ज़ामात लगे, उसमें इस्तदा के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई इस्तदा के मुताबिक 52 अरब रुपए का कौम को नुकसान हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस हुक्मनामे को गैर कानूनी करार दिया है और हुक्म दिया है कि फौरी तौर पे तौक़ीर सादिक से वो रकूम, वो तनख्वाहें जो उनको दी गई थी वो वापस ली जाएँ। बहुत अहम फैसला है। इससे पहले भी इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के फैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देना पड़ा है। आज के इस फैसले के बारे में बात करते हैं। जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी हमारे साथ थे। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, फरमाइएगा कि क्या हुक्म दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने? यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहांगीर बदर जो कि पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके ये बरादर निस्बती हैं तौक़ीर सादिक, उनकी बतौर चेयरमैन ओगरा तकर्री जो है उसको कलअदम करार दिया है और उस ओहदे को खाली तस्वुर किया। और साथ ही जो इन्होंने 28 माह इस ओहदे पर रहकर काम किया और जो तनख्वाह और मराहत वसूल की थी उनको फौरी तौर पर वापस करने का हुक्म दिया है। जबकि इसके साथ ही इन पर जो इल्ज़ामात हैं करप्शन के हवाले से उसकी तहकीकात नैब को भिजवाने का हुक्म दिया है और साथ ही नैब को ये भी कहा है कि इनकी तकर्री के अमल के अंदर अगर
जिन लोगों ने तकर्री की है उनकी कल्पेबिलिटी या शामिल है या वो मुलविस पाए जाते हैं, उन्होंने कोई गैर कानूनी या बेज़ाब्तगी की है, तो उसकी निशानदेही भी की जाए। अच्छा, इससे पहले भी तो कई ऐसे तैनातियों पर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा है। ये तौकीर सादिक पहला केस तो नहीं है, कई और केसेस भी है ना? जय कामरान साहब, इस हवाले से कई केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने आए थे जिनमें बेज़ाब्तगियां पाई गई थी। इसमें आपको याद होगा चेयरमैन नैब जो हैं जस्टिस दीदार हुसैन शाह, उनकी तकरीर का केस भी आया था। इसके अलावा जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब इरफान कादर की तकरीर का केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। इसके साथ ही नेशनल बैंक के जो चेयरमैन थे अली रज़ा, उनकी तकरीर जो थी वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दी थी, क्योंकि उसके अंदर भी जो कवायद व ज़वाबित था उनका ख्याल नहीं रखा गया था। और इस वक्त भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके सामने चेयरमैन नैब एडमिरल फसी बुखारी की तकरीर जो के खिलाफ अपोजिशन लीडर चौधरी निसार अहमद ने दरख्वास्त दाखिल की हुई है, जबकि इसके अलावा जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं ज़का अशरफ, उनकी ZTBL के चेयरमैन के तौर पर ज़राई तरक्याती बैंक के बहुत शुक्रिया जनाब क़य्यूम सिद्दीकी हमें बता रहे थे। इसके अलावा OGDC के MD अदनान ख्वाजा के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पोजीशन ली थी और उस पर उनकी तैनाती मुअत्तल हुई थी। और इसके अलावा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नोटिस लिया था। चीफ जस्टिस ने ख़त लिखा था जिसे मुस्तरद किया था हुकूमत ने। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। सैटरडे संडे की हफ्तावार तातील के बाद पीर को फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।